नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश की मौजूदा मोदी सरकार के करीब 9 साल के कार्यकाल में पहली बार अर्थव्यवस्था का बुलंदियों को छूने पर। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार देश के केंद्र के सिंहासन पर पदारूढ़ हुई, उस समय देश की तात्कालीन आर्थिक स्थितियां बड़ी ही प्रतिकूल थीं और देश की जनता को, देश के राजनीतिक पंडितों को और तमाम सार्वजनिक विश्लेषकों को इस बात का पूरा भरोसा था कि जो उस समय की यूपीए कालीन अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति चरम पर गई, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बनी रही, कई धड़ों की सरकार की वजह से फास्ट ट्रैक में डिसीजन नहीं लिए गए और कुल मिलाकर के विकास दर जो है वो थोड़ी 5% के पास जाकर स्टेबलाइज हो गई। तो लोगों को अनुमान लगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कहीं न कहीं कॉरपोरेट फ्रेंडली होगी, डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। और हमने ये देखा कि शुरू के 2-2.5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के इकोनॉमिक मोमेंटम को जगाने का काम किया। सबसे पहले 2015-16 में आर्थिक विकास दर पहले से बढ़ी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट दर बढ़ी और शेयर बाजार का सेंसेक्स वहीं से जो ऊंचाइयों को छूने का जो एक तरह से शुरुआत किया, वह सिलसिला आज तक जारी है। लेकिन दोस्तों, नवंबर 8, 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को लेकर जो अपनी कथित सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी कि नोटों के प्रचलन, यानी कि 1000 और 500 नोटों के प्रचलन को वापस लेने का जो कदम उठाया, उससे शुरू में तो लगा कि देश में काले धन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई है, लेकिन वह लोगों का जो भ्रम जो है वह धीरे धीरे टूटता चला गया और लोगों को ये लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। देश में केवल 6% काले धन जो नकद मुद्रा में विराजमान थी, उसे निकालने के लिए देश की पूरी इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल कर दिया गया। देश के करोड़ों लोगों को बैंकों के सामने जो है लाइन लगाने पर विवश कर दिया और 45 दिनों तक अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है एक तरह से शिथिल रही, स्थिर रही। और न केवल यही, बल्कि आने वाले दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये भविष्यवाणी की कि हमें 2 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी को नुकसान होगा और 2% जीडीपी घट जाएगा। और उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल जो बचा था 2.5 साल का, उस दौरान इकोनॉमिक आर्थिक विकास दर बेहद गिर गई और वह 4 से 5% के बीच चली गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया। जीएसटी की वजह से पूरी तैयारियां नहीं हो पाई थी, लेकिन जीएसटी की वजह से भी आर्थिक अवरोध आए। फिर उसके बाद जो कहीं न कहीं जो सरकार ने जो और भी कई तरीके के जो नोटबंदी के बहाने जो कुछ फैसलों की जो मैसेज दिए कि बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी, पॉन्जी स्कीमों को बंद किया जाएगा और जितनी ये जो ये कंपनीज हैं, जो एक तरह से जो बिल्कुल बेनामी कंपनीज हैं, एक तरह से उनको बंद किया जाएगा। कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज थोड़ा सा प्रतिकूल गया और आर्थिक विकास दर जो है 5% से नीचे चली गई। लेकिन 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने फिर भारी बहुमत से जीता, लेकिन उसके पीछे एक तरफ कुछ लोक लुभावन घोषणाएं थी, किसानों को सम्मान निधि देने की बात थी, मजदूरों को पेंशन देने की बात थी और कुल मिलाकर के जो बालाकोट पर जो भारत ने जो जवाबी हमला किया और उस जवाबी हमले से जो देश में एक बार फिर तरीके से वॉर के जरिए एक वॉर नेशनलिज्म जो क्रिएट हुआ, वह नरेंद्र मोदी को राजनीतिक विजय दिलाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। लेकिन दूसरे कार्यकाल में हमने देखा कि लगातार देश में जो है वह कोविड महामारी का दौर रहा, उसके वजह से लॉकडाउन की स्थिति आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे किसानों ने एक अपना ऐतिहासिक जो है आंदोलन किया, जो करीब साल भर से ऊपर गया। कहीं ना कहीं इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लेकिन कोविड का जैसे 2 साल के बाद कोविड का जैसे खतरा खत्म होता है, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार 200 करोड़ टीके देने के बाद एक तरह से कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन
पूरे देश की लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था को देने का काम किया। तो 2021 के विंटर सीजन से हमारी इकोनॉमी फिर से एक तरह से पटरी पर आ गई। 2022 में भी पटरी पर आई, लेकिन स्थितियां बिल्कुल प्री कोविड काल के बराबर नहीं आई थी। लेकिन अब 22 के एंड में और 23 के प्रथम तिमाही और दूसरी तिमाही में हमने देखा है कि आर्थिक विकास दर फिर से कुलाचे भरने लगी है। अभी ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है। रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से, अमेरिका में छाई मंदी की वजह से और पूरे यूरोप में चल रही बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की वजह से, तो दूसरी तरफ देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्यात के जरिए पूरे दुनिया में दबदबा कायम करने वाला देश चीन, जिसे दुनिया का फैक्ट्री हाउस कहा जाता है, वहां कोरोना की दूसरी, तीसरी और चौथी मारक लहर आई और उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नकारात्मक स्तर पर चली गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इन दोनों परिस्थितियों से और स्थितियों से बेपरवाह और बेखौफ होकर बिल्कुल आगे बढ़ने का काम कर रही थी। इस दौरान हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बना, तो दूसरी तरफ वह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया। उसे अब केवल जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका केवल अब उसके ऊपर है। और अभी हाल की खबरों के अनुसार भारत की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर को पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज मेरे इस कार्यक्रम का करने का मतलब यह है कि जब सरकार के खिलाफ तमाम घटनाएं घट रही हों, तो हम मीडिया नवीसों का यह काम है कि हम उन चीज़ों को बदस्तूर दिखाएं और सरकार के तमाम एक तरह से उनके निजामों को, सरकार के तमाम कारदानों को और पूरी नौकरशाही को, पूरे तंत्र को और पूरे निजाम को हम सरकार की कमियों, व्यवस्था की विरूपताओं को लेकर के उन्हें जगाएं और उन्हें आगाह करें। लेकिन यदि सरकार ने अगर अपने प्रदर्शनों की बदौलत, स्थितियों के बदौलत और अनुकूल अवसरों के बदौलत अगर कुछ देश के लिए बढ़िया हासिल करती है, तो हमारा काम यह भी है कि हम उसे भी दिखाएं, हम उसे दरकिनार नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से वास्ता रखता है, देश के जनजीवन से वास्ता रखता है। तो ऐसे में हमने यह देखा कि इस बार के बजट में किस तरीके से तमाम पाथ ब्रेकिंग और कई सारे विजन लेकर के हमारी वित्त मंत्री आई। उसमें कई सारे उनके कार्यक्रम आलोचना के भी पात्र बने, जैसे कि एमएसपी को अभी भी एक यूनिवर्सल लीगल दर्जा देने को लेकर सरकार ने अभी तक कॉल नहीं लिया। लेकिन उसके इधर हम देखें कि सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में और अपने आम बजट में यह दावा किया था कि हमारी विकास दर अनुमानित तौर पे इस 2022-23 वित्त वर्ष समाप्त होने के उपरांत 6.75% विकास दर हासिल करेगी। लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट और अंतिम आंकड़े आए हैं, तो आमतौर पे सरकारें बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े देती हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि सरकार ने जो अनुमान लगाया था वह विकास दर अनुमान से ज़्यादा हासिल हुआ। यानी कि 6.75 के एस्टिमेट के मुकाबले जो एक्चुअल विकास दर था वो 7.25 हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आशावाद के नए बिंदु उभर करके सामने आए। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने अभी अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि अभी फिलवक्त हासिल करती दिख रही है, वह है मुद्रास्फीति के मोर्चे पर। हमने देखा कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने पिछले साल अक्टूबर के बाद देश में जो मुद्रास्फीति की जो विकास दर काफ़ी ऊंची जा रही थी और करीब करीब वह रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8% से ऊपर जा चुका था, जो नरेंद्र मोदी सरकार के करीब 8 साल के कार्यकाल में सबसे ऊंची मुद्रास्फीति दर थी। और उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा कई सारे फूड प्रोडक्ट के भी दाम बड़ी तेजी से ऊंचे बढ़ रहे थे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सराहना करनी होगी कि उन्होंने टाइट मनी पॉलिसी अपनाया। उन्होंने रेपो दर में लगातार 0.25 या क्वार्टर साइज वो हमेशा बढ़ोतरी करते रहे और इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा या तो स्थिर रहा या ऊंचा गया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कर्ज पर रोक लगी, मनी के प्रसार पर रोक लगी। और इस टाइट मनी पॉलिसी का नतीजा आया कि शनही सनही डिमांड और सप्लाई के बेहतर संतुलित मैनेजमेंट की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स धीरे धीरे घटता चला गया, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, और अभी फिलहाल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की दर अब 4% से भी नीचे चली आई है।
बात करें अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जो कि अक्टूबर के सीजन में वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बल्कि एक समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज़्यादा होलसेल प्राइस इंडेक्स था। और ये माना जा रहा था कि जितने इनपुट आइटम थे, जो विकास के इनपुट आइटम थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इनपुट आइटम थे, अचानक इकोनॉमी खुलने से उनकी प्रोडक्शन और उनकी सप्लाई और कुल मिलाकर के जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट से जो उनकी असेंबली लाइन थी, वह उतने डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाई और उनकी भी कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन आज की तारीख में हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अभी भी इस बात की आशंका जताई है कि हमें इसको लेकर के कोई ढिलाई नहीं बरतनी होगी और हम अगले 3-4 महीने तक या तो रेपो रेट को स्थिर रखेंगे या सिचुएशन के मुताबिक रेपो दर में बढ़ोतरी या कमी करने का फैसला लेंगे। दोस्तों, बताते चलें कि रेपो दर एक वह हथकड़ी है, एक वह कड़ी है या वह उपकरण है जिसके जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो क्रेडिट दिए जाते हैं, जो कर्जे दिए जाते हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा करके कंट्रोल करती है, संकुचित करती है और इकोनॉमी के इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर हम देखें तो न केवल विकास दर, न केवल औद्योगिक उत्पादन, न केवल कृषि उत्पादन, न केवल मुद्रास्फीति, बल्कि और भी कई फलक पर एक तरह से बड़ा ही अनुकूल अवसर आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश की इकोनॉमी अब $3.75 ट्रिलियन को जा चुकी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, दुनिया के हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अर्न करने वाले देश बन चुके हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा जो वाइट कॉलर जॉब है, जो हमारा बीपीओ सेक्टर है, उसकी भी एक तरह स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल चल रही हैं कि अमेरिका से यदि 3.5 या 4 लाख अगर वर्क वीज़ा जारी किए जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर भारतीयों का होता है। करीब 1.5 से 2 लाख शेयर उसमें भारतीयों का दिखा है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय इकोनॉमी के लिए जो है ये बड़ा अनुकूल वक्त है और ऐसे वक्त पर मोदी सरकार को उन सारे तमाम जो लूपहोल्स हैं, वो तमाम जो ग्रे एरियाज हैं, वो तमाम जो ऐसे एरियाज हैं जिनको एक तरह से कहीं ना कहीं ढकने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है और परफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में किस तरीके का काम हुआ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा रोड, उसके अलावा रेलवे, इन तमाम चीज़ों में देश में भी काफ़ी अनुकूल परिस्थिति तैयार हुई है। तो ऐसे में हमें यह देखना होगा कि मोदी सरकार ने जो विगत में जितनी बड़ी गलतियां की, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, देशबंदी को लेकर हो, किसानों की वाजिब मांगों की अनसुनी करने को लेकर के हो, चाहे वो जीएसटी का एक तरह से बिना पूरी तैयारी के किया गया वह एक तरह से उसकी शुरुआत हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि पहली बार अप्रैल-जुलाई 2017 से लागू होने के बाद जीएसटी में भारत देश जो है वह सबसे ज़्यादा करों का संग्रहण करने का भी रिकॉर्ड बना रहा है। हमने देखा कि अप्रैल में 1,90,000 करोड़ की वसूली हुई, फिर मई महीने में भी हमने देखा कि करीब 1,65,000 या 70,000 करोड़ की वसूली हुई। इस दौरान हमने यह भी देखा कि जीएसटी के कैसे फ्रॉड करके कर की वंचना करने वालों पर भी अब छापे पड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए केवल अनुकूल ही स्थितियां हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के नाते यहाँ जन समस्याओं की भी भरमार है, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को फराहम करने की बात हो, नागरिक सुविधाओं को देने की बात हो, डे टू डे लाइफ में तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो दुर्घटनाएं हों, चाहे वो अलग अलग स्तर पे तमाम घटित हो रहे भ्रष्टाचार हो, काम चोरी हो, देश में बढ़ रही असमानता की खाई हो और कुल मिलाकर के नागरिक सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता हो, इनको लेकर के थोड़ा भी एक तरह से सुस्त होकर
और बिल्कुल आत्ममुग्ध होकर भी हम नहीं चल सकते। हमने इस कार्यक्रम को इसलिए एक तरह से लाने का काम किया कि हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ अगर फील्ड बैठ के भी तमाम न्यूज़, तमाम घटनाएं, तमाम दौर और तमाम स्थितियां और परिस्थितियां चलती हैं, तो फील गुड भी लोगों को जरूर बताया जाना चाहिए। और हमें आज इस अर्थव्यवस्था की अनुकूल परिस्थिति का यदि जश्न मनाने का मौका मिला है तो उसे जरूर मनाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने बोटलनेक्स खत्म हो गए हैं। तमाम बोटलनेक हैं, तमाम अभी भी पॉलिसी पैरालिसिस है, तमाम अभी विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि गवर्नेंस की कमी है, जहां एप्लीकेशन की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जन भागीदारी नहीं है और डिस्क्रिमिनेटरी एक तरह से और डिफरेंशियल पॉलिसी अपनाई जाती है। हमें अर्थव्यवस्था के उन तमाम कमियों को आइडेंटिफाई करके और उन पर एक पर्याप्त पहल लेकर उन पर एप्रोप्रिएट पॉलिसी एक तरह से बनाने का काम और उनके इम्प्लीमेंटेशन करने का काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और देश में जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है, जो विकासमान अर्थव्यवस्था है, जो एक तरह से सर्वसमावेशी अर्थव्यवस्था है, उस आइडियल्स को, उस प्रिंसिपल को और मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा संकल्प प्रदर्शित करना चाहिए। और देश में न केवल पॉलिटिकल निजाम बल्कि ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने अपने तरह से देश, समाज और सिस्टम को बदलने और देश, समाज और सिस्टम को संवारने को लेकर तमाम काम कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। सरकारों को उन्हें भी इनवाइट करके और उनके बीच में एक सिनर्जी बना करके आगे काम करना चाहिए। बस इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।